ही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इस पूरे मामले में लगातार भारत पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि भारत का स्टैंड क्या होगा। इन सब के बीच देर रात सीसीएस की बैठक होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं यूएई के राष्ट्रपति से। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि बेंजामिन नेतन्याहू से भी उनकी जो प्रगाढ़ दोस्ती है। ऐसे में समीकरण पूरे क्या कुछ बन रहे हैं। इस पूरी चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त वॉर रूम में एनडीटीवी के हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवना रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी जुड़ गए हैं। देखिए पहला सवाल मैं आपसे लेता हूं श्याम कुमार जी। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रात में देर रात ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि हमने 5 जो वॉरशिप है वो ईरान के डुबो दिए और बाकियों पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी ये अपना वीडियो जारी करके दावा किया कि हमने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। निश्चित रूप से नुकसान अमेरिका को भी हुआ होगा, लेकिन इस समय जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उसमें दोनों अपनी अपनी ही कहानी बता रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद सरोवरुणा। देखिए, पुराना इतिहास है। पिछली बार जब उन्होंने बंधक बनाए थे अमेरिका के कुछ लोगों को, तो उसके बाद अमेरिका ने पूरी तरह से ताबड़तोड़ नेस्तनाबूद कर दिया था ईरान की फ्लीट को, करीब करीब डिसेमिनेट कर दिया था। और इस बार बंदर अब्बास पे जो अटैक हुआ है, जहां पे उनका नेवल हेडक्वार्टर है, 7 से ज्यादा शिप्स को उन्होंने खत्म कर दिया है। और ट्रंप का कहना है कि हम उसके पीछे हैं और पूरी तरह से खत्म करेंगे। ध्यान रहे, इनकी जो फ्लीट है वो पूरा अरेबियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन तक अपना प्रभाव डालती है ईरान की नेवी। हालांकि कोस्टल ग्रीन नेवी कहते हैं उसको, ब्लू वाटर नेवी नहीं है। इनके पास सबमरीन्स है, फ्रिगेट्स है, डिस्ट्रॉयर्स नहीं है। इनके पास कोस्टल पेट्रोल की बोट्स है। इनके पास एम्फीबियस असॉल्ट बोट्स है, जिसका एक्सरसाइज उन्होंने बहुत भीषण तरह से पिछली बार किया था, क्योंकि इनको डर है एम्फीबियस लैंडिंग होगी तभी जाके बूट्स ऑन ग्राउंड अगर जरूरत पड़ी तो होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ईरान में घुसने का। तो और जहां तक अब्राहम लिंकन की बात है, अभेद्य किला है। आज तक इतिहास नहीं कि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाया जा सका। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान एक अपने शिप को डुबाने की कोशिश की, वो भी नहीं डूब पाया। और बाय द वे, अगर कोई अटैक की बात ही करता है ईरान, तो एक तरह से अमेरिका के अस्तित्व पर अटैक माना जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास जाना बहुत मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए तो शायद बिल्कुल ही नहीं। हाँ, क्रूज मिसाइल जो CM-302 चाइना से खरीदने की कोशिश की थी, वही एक तरीका है जो सी स्किमिंग मिसाइल है, जो नजदीक जा सकता है। हालांकि एक आध मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर के मारने से कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है, किला इतना अवैध होता है पहले तो, और अगर डैमेज हुआ भी तो एक मिसाइल से एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, और जो परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं उससे संभावना जताई जा रही है। अलग अलग कयास निकल रहे हैं, उसको लेकर आगे सवाल लूंगी। लेकिन पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। देवना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अब हमास भी इसमें कूद पड़ा है, हिजबुल्लाह भी इसमें कूद पड़ा है, और इसकी आशंका पहले जताई जा रही थी, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन जो निकलकर सामने आ रहा है कि ओमान की मध्यस्थता से बातचीत के लिए ईरान फिर से राजी है। तो इसको कैसे समझा जाए? तस्वीर ईरान को मालूम है कि युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता अच्छी है, लेकिन बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। ईरान के लिए मुख्य हथियार हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कुछ 2000 किलोमीटर की रेंज वाले हैं, कुछ 1000 किलोमीटर की रेंज वाले हैं, कुछ 500 किलोमीटर की रेंज वाले हैं। लेकिन ये अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। ईरान की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है इन मिसाइलों को, वो समझिए हफ्ते में 4 मिसाइल बना सकता है। तो अगर वहाँ हर रोज 100 या 200 मिसाइलें फायर कर रहा है, तो उसका जो एग्जिस्टिंग भंडार है 2000 मिसाइल का, तो वो अगले 5-10 दिन के युद्ध में ख़त्म हो जाएगा। इसी को एंटीसिपेट करते हुए ईरान भी जानता है कि उसको एक छोटी सी विक्ट्री हासिल करनी है, एक बड़ा सा प्रहार करके एक गंभीर क्षति पहुंचानी है एक अमेरिकन एसेट को, और उसके बाद बातचीत के लिए तैयार हो जाना है। इसीलिए ओमान जो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसके लिए राजी हो गया है। जी, हमारे साथ देखिए विश्लेषक रक्षा मामलों के पूर्णिमा नाथ भी, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा नाथ जी, ऐसा लग रहा है कि ईरान अब हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ठीक उसी तरह जिस तरह से रशिया यूक्रेन में उलझ गया, 4 साल हो गए निकल नहीं पा रहा, उसी तरह ईरान भी उलझाकर रख सकता है अमेरिका को कई सालों तक। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक स्टेटमेंट दिए हैं कि ईरान हार गया है। मैं डिसएग्री करती हूँ और आपको शायद अच्छा भी नहीं लग सकता है, लेकिन मैं ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस के ऊपर से बोलूँगी। ईरान के ऊपर 12,700 सैंक्शंस लगाया गया कई सालों से। आज जो ईरान की इकोनॉमिक हालत है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस।
एम्बार्गो लगाया गया है, सैंक्शंस लगाया गया है, एसेट सीज करा गया है, और फिर भी उन्होंने अपने डिफेंस के लिए काम किया। ईरान का जिंदा रहना, ईरान का आयतुल्ला एंड उनके IRGC का जिंदा रहना इज ऑल्सो ए सक्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ इजराइल प्लस अमेरिका का कैपेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सॉवरेन नेशन बोले कि दिस इज माय राइट टू डिफेंड एंड एग्जिस्टेंशियल खतरा के लिए मुझे डिफेंड करना है अपने आप को, आप और कोई कौन होता है उनको बोले कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट स्पॉन्सर एंटिटीज है एंड एक्सेट्रा। मेरा वहाँ पे कंटेंशन है, एंड आई डोंट कंडोन ईरानी हिजाबी मुल्लाज, आई डोंट कंडोन जो वो वुमेन को ऑपरेस करके रखते हैं, लोगों को मार रहे, फांसी दे रहे हैं। इट्स जस्ट absolutely barbaric situation over there. लेकिन at the end of the day आपको ये भी तो सोचना चाहिए, ये एक सॉवरेन कंट्री है और उनको राइट टू डिफेंड का अधिकार भी है, जैसे इजराइल को है। और मैं इजराइल को सपोर्ट करती हूँ, बहुत खुली तरह सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जैसे इंडिया को राइट टू डिफेंड है, पाकिस्तान को है, इजराइल को है। और इसी को लेकर लगातार सवाल भी बन रहा है कि आत्मरक्षा में किया गया हमला क्या जायज है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि आत्मरक्षा में ये हमला हमने किया, लेकिन अब जिस तरीके से महीनों से तैनाती वहां पर युद्धपोत की हो रही थी, तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट नजर आ रही है। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चला है, नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो वॉर रूम में वॉर की नॉन स्टॉप कवरेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल का पलटवार देखने को मिला है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी हुई है। इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं, लड़ाकू विमानों से भी बेरूत पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत पर बमबारी की है। इजराइल ने जवाबी हमला किया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी थी, जिसको आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था, लेकिन इसके बाद इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, बेरूत की राजधानी से धुएं का गुबार उठता हुआ अलग अलग इलाकों से दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद हालात बने हैं, उसमें नई तस्वीर है, क्योंकि कल से ही लेबनान ने इस युद्ध में एंट्री ली है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कोई भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आत्मरक्षा को लेकर अपनी बात सामने रख रही थी। इजराइल की अगर हम बात करें तो वो प्रिमिटिव स्ट्राइक को अपने आत्मरक्षा का स्तंभ मानता है, तो वही अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमने आत्मरक्षा में हमला किया, जबकि जो तस्वीर दुनिया ने देखी वो किसी से छुपी नहीं कि महीनों से युद्धपोत की तैनाती वो कर रहा था, अपने सैनिकों को वहां पर उसने पहले से लगा के रखा था। ऐसे में अब ईरान ने जो हमला किया उसे आत्मरक्षा माने या फिर इजराइल और अमेरिका जो कह रहे हैं उसे ठीक माना जाए? पहले मुझे आप एक बात बताइए, डिफेंस, राइट टू डिफेंस कोई सॉवरेन कंट्री की है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ, ये जो स्ट्राइक हुआ है, ईरान ने शुरू किया था स्ट्राइक। अच्छा, मैं आंसर कर देती हूँ। पहले बात है, जो जून 2025 में अमेरिका ने स्ट्राइक किया था, एट दैट टाइम लिटरली ईरान के मिनिस्टर बोल रहे थे हम लोग टेबल टॉक पे बैठे हुए थे तब स्ट्राइक किए हैं। अच्छा, तब उस टाइम में प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेसिफिकली बताया उनका न्यूक्लियर वेपन को ऑब्लिटरेट किया है। अच्छा, एक साल नहीं हुआ, 6-7 महीने के बाद वो जमीन के अंदर से न्यूक्लियर वेपन फिर से आ गया। अब जब कह रहे ऑलरेडी ऑब्लिटरेट किया है, भी तो देखना पड़ेगा। जब गाजा इजराइल का युद्ध चल रहा था तो सबसे पहले तो एंट्री ईरान ने ही ली थी। पहले जो मिसाइलें दागी गई इजराइल की तरफ से, ईरान ने ली थी। अब ऐसा तो होता नहीं है ना, युद्ध आज ही की परिस्थितियों में शुरू हुआ हो। इतिहास भी तो कुछ होता है। बहुत अच्छी बात है, आप इतिहास ले लो। फिर मुझे बताइए 1979 हुआ क्या है, क्यों हुआ है, वो भी बता दो। आप हिस्ट्री में ही जाना चाहते हो तो फिर उसके बारे में बात करें।
यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है हमेशा 1979 से पहले जो वुमेन एंटी नॉन हिजाबी वुमेन शॉर्ट स्कर्ट में है उनको दिखाया जाता है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आई मीन वेस्टर्न कंट्री, आई हैव नो प्रॉब्लम आइदर। लेकिन मैं आपको बताऊं 1953 में जो कू करवाया था वो कौन करवाया था? CIA और MI6 ने करवाया था ना। मोसादेक को हटा के अपने शाह को बिठाया था वहाँ पे, और शाह क्या बेनेवोलेंट लीडर था वहाँ पे, उन्होंने अत्याचार नहीं किया था। उनका रिकॉर्ड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्लैक फ्राइडे क्या है फिर? आप 1978 का इंफॉर्मेशन निकाल के देख लीजिए। सो हम लोग अगर हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। अगर इट इज नॉट अबाउट आयतुल्लाह एट ऑल, उन्होंने ऑयल को कब्जा करने के लिए, अपना दबदबा वहां पे बनाने के लिए, अपना डोमिनेंस रखने के लिए ये CIA और MI6 का ये इवेंट हुआ था। एंड दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। मोसादेक को हटा के शाह को बिठाया। देन 1971 में उसका रेवोल्यूशन हुआ। दैट वाज अ रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने तो फिजिक्स पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है। तो अगर कोई कुछ करेंगे, सिर्फ वो हाफ द इंफॉर्मेशन लोगों को दिखाया जाएगा, तो फिर लोगों के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? सब थोड़ी पढ़ते, सब थोड़ी, हमारे पास इतना समझ थोड़ी है कि सब हम देखें। न्यूज चैनल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बोलिए, सब बोलिए। सही है क्या? पूछो। तो ठीक है पूर्णिमा जी, आप जो बात कह रही हैं वो आपको इसलिए न्यूज चैनल पे बुलाया है ताकि आप भी अपना पक्ष I have to clarify. I don't condone Iranian मुल्ला regime. मुझे बुर्का पसंद नहीं है। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लड़की को शक्ल में बंद करके रखे। लेकिन ये तो कहना डिफिकल्ट है ना कि कोई भी सॉवरेन कंट्री में वो कैसे जीना चाहते हैं, आप जाके उसको सिखाना चाहते हो कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। मैं हिंदू हूँ। दुनिया ऐसी चलती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। देवनाथ जी आपके पास आएंगे। देखिए दुनिया तो इसी तरह से चलती है। आपके पास आएंगे पूर्णिमा जी। मैं बहरीन की बात कर रहे थे हम लोग। बहरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल कमांड है US की वहाँ पर, नेवल की। सबसे पहले अटैक वही किया क्योंकि ईरान की कोशिश है किसी तरह से गल्फ और हॉर्मुज बंद हो जाए, पेट्रोलियम की सप्लाई रुक जाए, दुनिया में एक प्रेशर बने अमेरिका के ऊपर कि भाई आप युद्ध रोको। और अमेरिका और इजराइल की कोशिश है किसी भी सूरत में ये बंद ना होने पाए, और लगातार इसलिए ईरान टारगेट कर रहा है। देखिए, यहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ये बहुत पहले ही एंटिसिपेट कर लिया गया था कि ईरान के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की कीमत कई डॉलर्स पर बैरल बढ़ जाएगी। अब ईरान जो है उसमें दो तरीके से इंटरडिक्ट कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई जो है करीबन 21 किलोमीटर है, और जो नेविगेशनल चैनल है, मतलब जहां जहाज की डेप्थ मिल जाती है, क्योंकि जहाज का हल तो 30-40 फीट नीचे होता है, वो करीबन 4.5 किलोमीटर है। तो ये जो नेविगेशनल चैनल है, ईरान जो है अपने पेट्रोल बोट्स और मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल करके बंद कर सकता है। लेकिन जैसे हमने कल देखा, अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमला करके ईरान के जितने पेट्रोल बोट्स, कवरेट्स, इनको सबको डुबा दिया। अब ईरान के पास सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है कि उनके पास करीबन 800 से ज्यादा ऐसी मिसाइल्स हैं जिनका रेंज महज 100, 200 या 400 किलोमीटर है। लेकिन वो ईरान की जमीन से इनको हॉर्मुज में फायर करके। देवनाथ जी, आप माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को सबसे पहले वो बता दें। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर ईरान ने यह हमला किया। एयरबेस पर धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं ईरान की तरफ से। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है। नया निशाना जो बनाया है, इराक में जो अमेरिकी एयरबेस है उसको निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इराक भी, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ अमेरिकी एयरबेस जो था उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। सुबह से ही जो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि हिजबुल्ला, हमास और सबकी एंट्री अब इस पूरे युद्ध में हो चुकी है। देवनाथ जी अपनी बात कह रहे थे, उसे कंप्लीट कीजिएगा। और साथ ही एक सवाल ये भी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ से ईरान इस बात को कम से कम साफ कर चुका है कि वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, वो थमने वाला नहीं है। हालांकि वो अपनी जो मुख्य लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से खो बैठा है, लेकिन यहाँ जो लगातार हमले हो रहे हैं, क्या ये भी चिंता का विषय है? क्या लग रहा था कि इतनी आसानी से ईरान को हरा देंगे? ईरान की जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं, जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं, वो इस हफ्ते के अंत तक ख़त्म हो जाएंगी।
उसके बाद ईरान के पास कोई जरिया नहीं बचेगा कि वो इजराइल पर हमला कर सके। लेकिन ईरान के पास जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिनकी रेंज महज 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक है, वो डेफिनेटली अमेरिकन टारगेट्स को कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी, इराक में एंगेज करेगी। ईरान के पास एक और वेपन है जो कि आस्ते आस्ते सामने आएगा। देखिए, इन सब देशों में शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम इराक की बात कर रहे थे, शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कुवैत से ड्राइव करना शुरू करें बगदाद की तरफ, तो फलूजा के आसपास का जो एरिया है वहाँ शिया पॉपुलेशन 40% है, 60% है। तो ये सब ईरान के समर्थन में अमेरिकन बेसिस पर छोटे छोटे ज़मीनी हमले कर सकते हैं। कमांडो रेड जैसे होते 4-6 बन जाएंगे। वो अमेरिकन बोलेंगे कि ये आतंकवादी है, ईरान बोलेगा कि ये आज़ादी के दीवाने हैं। लेकिन ईरान की जो डीप एसेट्स हैं, हम अभी बात कर रहे थे हमास। ठीक है देवनाथ जी, आपके पास आएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में यूएई ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर दुबई पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच अब तेहरान में यूएई ने अपना दूतावास बंद कर दिया है और तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। देखिए, पहले एक एक करके एयरपोर्ट्स बंद हुए और अब एक एक करके जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर यूएई का जो दूतावास तेहरान में है उसे भी बंद कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और उसी के बाद पूरी तरीके से जो तमाम मिडल ईस्ट के देश हैं विकास, वो भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। सबको पता है कि जंग की आंच यहाँ भी आ सकती है। और देखिए, ये उस बात की निशानी है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसमें गहरी दरार आ गई है। देखिए, ईरान ने जब हमले शुरू किए थे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर, तो शुरुआत में ये माना जा रहा था कि वो उन एयरबेसेस को निशाना बना रहा है जहां से यूएस ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये भी खतरा था कि इसमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसमें सभी इस्लामिक कंट्री, ओपेक कंट्री एक साथ खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें ये दरार पड़ना शुरू हो गई है। यूएई ने अपना दूतावास बंद किया। धीरे धीरे हो सकता है कैप्टन श्याम की बाकी देश भी इसी तरह से अपने अपने दूतावास बंद करना शुरू करें। बिल्कुल, देखिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनेगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कई बातें हो रही हैं और ये देखिए, यूएई का मामला बिल्कुल अलग है। यूएई जो है ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जैसे कि बाकी भी गल्फ के कंट्रीज हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध, और यहां से मिडिल ईस्ट होते हुए कॉरिडोर बना रहे थे, हाफा से वो यूरोप तक जा रहे थे। ये सब हम शुरू कर चुके थे, वो साथ में 7 अक्टूबर हो गया, वरना हम कहीं और होते। सारा का सारा मिडिल ईस्ट, मैं मानता हूं लगातार पिछले 5 सालों से ये कह रहा था कि ये मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है। इन्होंने ये कुछ डिसग्रंटल्ड हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर से पूरे का पूरा दायरा ही मोड़ दिया। ये कहानी वहां से शुरू हुई है, वरना चल रहा था पैलेस्टाइन इजराइल अपना काम कर रहा था। लोग नहीं मानते, लेकिन यही हुआ है। अब मैं आपको कहूं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, तो यूएई क्या हेक्सागोन जो प्लान था, इजराइल जब गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक हेक्सागोन प्लान दिया है। यूएई, ग्रीस, साइप्रस और अमेरिका, भारत, ऐसे 6 लोगों को उन्होंने एक आंख से मिडिल ईस्ट पर देखने के लिए कहा है, अलाइनमेंट मांगा है इजराइल ने। इसलिए यूएई का, और मीडिएट करता रहता है चारों तरफ, इसलिए फंडिंग करता रहता है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी न किसी तरह से वो इन्वॉल्व रहता है। अमेरिका का तो है ही, और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर एक्चुअली यूएई में है, और बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है जो नेवल फ्लीट है। अब अभी बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, मैं नेवल ऑफिसर हूं, इस एरिया से गुजर चुका हूं, हॉर्मुज को देख चुका हूं। माइन वॉरफेयर की बात आती है, सेलेक्टिव डेप्थ ऑफ जो शिप्स होते हैं वो 16, 17, 18 फीट होते हैं, और नेविगेबल चैनल जो होती हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं ईरान की तरफ से। अभी वो नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है, माइन लगाएगा, हटाएगा, लगाएगा, कोई भी चैनल सुरक्षित नहीं रहेगा। अमेरिका ने अपना एक फ्रिगेट वहां पे ऑलमोस्ट सिंक होने से बचाया था पिछली वॉर में, और पिछली वॉर जब लड़ाई हुई थी तो उसने सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बहरीन पे जो अटैक देख रहे हो, मैं आपको कल से जो कह रहा हूं, परसों से बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि पूरा का पूरा वॉर लैंड पे नहीं, ये गल्फ पे आने वाला है, क्योंकि वहां पर वो उसने पहले ही दिन अपने पत्ते खोल दिए थे। 3 घंटे के अंदर 9 देशों को एक साथ जुझारूपन से स्कॉच अर्थ करनी थी। कल भी एक ऑयल टैंकर पर हमला किया था ईरान ने, और उसको मार गिराया। ओमान की खाड़ी में एक, और एक उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज में मारा है। तो बंदर अब्बास पे पूरा अटैक हुआ। ईरान की पूरी नेवी को तोड़ रहे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि इनकी नेवी को तोड़ दें। कैप्टन श्याम, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता देते हैं। बहरीन पर भी अब ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां पर बहरीन के मनामा में ईरान की जबरदस्त बमबारी हुई है। देखिए, इसी की बात कर रहे थे अभी कैप्टन श्याम की, किस तरह से जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वो युद्ध का मैदान बनेगा। ईरान की बमबारी के बाद सलामन बंदरगाह में धमाके के साथ आग लग गई। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के अंतर्गत आता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है
यहीं से अटैक लॉन्च किया था, जिसमें बंदर अब्बास की जो बात कर रहे हैं कैप्टन श्याम की, उसको तबाह कर दिया गया है। वहाँ से ईरान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पूरे गल्फ और हॉर्मूज को, और जिसकी वजह से उसने टारगेट भी किया कल 2 टैंकर को। कैप्टन देवनाथ, अब लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो ईरान बातचीत तो कर रहा है, लेकिन बातचीत की टेबल पे आने से पहले वो अपनी पूरी ताकत दिखा देना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है जानता है कि युद्ध से वो इस अमेरिका को या इजराइल को हरा नहीं सकता। डेफिनेट बात है कि उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि साइकोलॉजिकल और मानसिक तरीके से ईरान के जो आम लोग हैं, खासतौर से ईरान के जो लोअर मिडिल या गरीब तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, काफ़ी विक्षुब्ध हैं, दुखी हैं आयतुल्लाह खुमैनी के बाद जाती। तो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, पेजेश्कियान की दिक्कत क्या है कि वो तुरंत अगर बातचीत के लिए चले जाएंगे तो ईरान के लोग जरा परेशान हो जाएंगे कि आयतुल्लाह खुमैनी की मौत का, शहादत का बदला नहीं लिया गया। तो अमेरिका और इजराइल को एक छोटा सा मौका देना पड़ेगा, ईरान को एक छोटी सी विक्ट्री करानी पड़ेगी। उसमें अगर ईरान अपने देश के लोगों को बता पाए कि हाँ, हम जीत गए, हम जीत रहे थे और अब हम मजबूत होकर अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ बात करने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए ईरान के लोगों को कि अमेरिका और इजराइल ने मजबूर कर दिया ईरान के टॉप लीडरशिप को बात करने के लिए। एक सटल डिफरेंस है, अमेरिका और इजराइल को मदद करनी पड़ेगी पेजेश्कियान की और मुस्तफा खामेनी की, कि वो देश के सामने, आम लोगों के सामने इज्जत और पावरफुल इमेज रखते हुए ओमान की मध्यस्थता में बात करने के लिए तैयार हुए हैं, गर्व के साथ। देखिए, ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो लोगों को बता सके, अपने देश के लोगों को संबोधित कर पाए और ये एड्रेस कर पाए कि हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अभी भी युद्ध के मैदान में और हम हारे नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले का अमेरिका में विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त विरोध दर्ज किया गया है। अमेरिका के कई शहरों में हमले के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रंप की सरकार के फैसले से लोग नाराज हैं और देखिए अलग अलग शहरों से ये विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस हो, जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अपने ही देश के अंदर अब विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है। पहले वेनेजुएला को भी जिस तरीके से उसने घेराबंदी की, उसके बाद अब ईरान पर हमले को लेकर लगातार जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम पर ईरान का मिसाइल हमला देखने को मिला है। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले करने की बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, यरूशलेम पर हमले की तस्वीरें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया। देखिए, लगातार एयर रेड सायरन भी यहाँ पर बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने बंकरों में जा सकें अपनी जान की सुरक्षा के लिए। यरूशलेम की तस्वीरें हैं जहाँ पर मिसाइल से ईरान ने हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइल हमले की खबर है और हमले में 7 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर है, ये भी बताया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्णिमा जी हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा जी, थोड़ी देर पहले जब आपसे सवाल किया गया था तब आपने हमारी जिम्मेदारी को लेकर भी जिक्र किया था और इसीलिए शायद पहला सवाल मेरा आपसे यही था। मैं आपसे समझना चाह रही थी कि अमेरिका जो कह रहा है आत्मरक्षा के लिए वो ठीक है या फिर ईरान जो कह रहा है। बहरहाल मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी जो बड़ी खबर हमने दी कि अमेरिकी एयरबेस पर अब जो समर्थन में ईरान के वो भी उसकी तरफ से हमले कर रहे हैं, ऐसे में अब चाइना और रूस की जो भूमिका है, चीन और रशिया की, वो उस पर लगातार सवाल खड़े। क्या ये बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा या इनकी तरफ से भी अब फ्रंट फुट में आकर किसी तरीके का हमला यहाँ पर या फिर उस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी? अगर ये आंसर है ना, आपको थोड़ा सा बैक में जाके समझना पड़ेगा। अमेरिका कौन है, अमेरिका का डीएनए क्या है। 1945 से 2000 ईयर्स से 55 ईयर्स में अमेरिका ने 80 रेजिम चेंज करवाया है और रेजिम चेंज का प्रोसेस सिमिलर होती है। प्रोपागेंडा चलाया जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है और अमेरिका के पास सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है। दैट इज नॉट द मोस्ट मिलिट्री पावर इज नॉट द मोस्ट assets that they have. Their best asset is their media and the megaphone that they have. New York Times, Washington Post,
वॉल स्ट्रीट जर्नल, आप ये कर दीजिए, ये ग्लोबल में नैरेटिव फैलाने में सबसे सक्षम है। तो ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो साइऑप्स की काम करते हैं, वो एंड बेसिकली ये जो मास साइकोसिस होती है, इट इज पार्ट ऑफ द वॉरफेयर। बेसिकली सिर्फ काइनेटिक बॉम्बिंग और स्ट्राइक्स में नहीं होती, लोगों को ब्रेन वॉश करा के कैसे भी करके उनके साथ लेके लाया जाता है। अब पिछले 47 ईयर्स तक ये हमें बताया गया है कि ईरान इज द टेररिस्ट स्टेट, ईरान के IRGC इज द टेररिस्ट स्टेट, और उससे पहले कुछ भी जो हिस्ट्री है हमें बताया नहीं गया। तो कोई भी अगर वहां से लेके देखेंगे, उनके हिसाब से ईरान इज द बैड गाय, लेकिन आप पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, समथिंग एल्स इज मिसिंग। कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, जैन जी का प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन के साथ ही वहां पर अमेरिका ने ये कहना शुरू किया कि जो खामनेई की सत्ता है वो आम लोगों के खिलाफ है, आम लोग तानाशाह के खिलाफ है, और देखिए मौका और बहाना बनाकर हमला भी कर दिया। देखिए अब एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। देर रात तेहरान के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। USS थॉमस हडनर से कई रॉकेट्स दागे गए हैं। ईरानी मीडिया की इमारत पर भी हमला किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चाबहार पोर्ट पर भी बम गिराए गए हैं। तो एक एक करके जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि हमले कितने ज्यादा उग्र हो चले हैं। और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका इजराइल किस तरीके से हमलावर है ईरान पर, उसकी ये बड़ी बानगी है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। देर रात तेहरान को निशाना बनाया गया। USS थॉमस हडनर से कई रॉकेट्स दागे गए। कैप्टन देवनाथ, जो सवाल लगातार बना हुआ है वो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर भी, और जैसे अभी पूर्णिमा जी ने भी जिक्र किया, ये वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है कि इस तरीके से अमेरिका द्वारा पहल करना। हालांकि वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा था ईरान में, इसीलिए वहां की जनता की मदद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते हैं मसीहा बनकर। लेकिन वो जो कर रहे हैं, क्या वो भी लोकतांत्रिक अधिकारों के क्षेत्र में आता है जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल कानून है बहुत क्लियर है। ये कहता है कि हर देश को अपने देश के अंदरूनी मामलों को अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से चलाने का अधिकार है। रूढ़िवादिता की बात नहीं हो रही है। मैं एक मोटा एग्जांपल देता हूँ। भारत में भी तो हम बोलते हैं कि महिलाओं को घर में, खासतौर से उत्तर भारत में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा घूंघट निकालते हैं। कोई भी अपने जेठ के सामने बिना घूंघट आती नहीं है। हर देश की एक परंपरा होती है। ईरान की भी अपनी परंपरा है जिसके हिसाब से लगता है देवनाथ जी, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये परंपरा भारत में नहीं थी। मुगलों के हमले के बाद हमारे यहाँ पर्दा प्रथा आई, ऐसा कहा जाता है। उससे पहले पर्दा प्रथा हमारे यहाँ जीवन का हिस्सा या हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं थी। लेकिन मैं एक बीच में आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। चाबहार एयरपोर्ट की बात हुई, भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, ईरान की धरती पे थी और यहाँ से हम मिडिल ईस्ट के रूट को जा सकते थे। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कई सालों में भारत ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। आज उस पोर्ट पर भी लगातार बमबारी की जा रही है। बड़ा झटका है भारत के लिए। चाबहार पोर्ट भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। टोटल प्राइवेट और सरकारी इन्वेस्टमेंट $750 मिलियन का प्लान में था। भारत के एक प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ऑलरेडी $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्लान ये था कि हमारी मैनेजमेंट रहेगी चाबहार पोर्ट पर, और वहाँ से भविष्य में अफगानिस्तान की तरफ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ तक हाईवे बनेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब अजरबैजान के रास्ते से, जॉर्जिया के रास्ते से रूस तक हाईवे बन जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अगले 10-20 साल में फलीभूत होना था। अब दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका जो है वो जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रहा है ईरान के ऊपर, उसके तहत अमेरिका ने चाबहार पोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से उन्होंने हमसे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि फ़िलहाल हम थोड़ा दूर हट जाएं। तो हम पीछे हट गए हैं इन द सेंस कि टेम्परेरी एक ब्रेकडाउन हुआ है। जैसे ही ईरान में स्टेबिलिटी आएगी और शायद अमेरिका अगर सत्ता परिवर्तन कर लेता है तो चाबहार में हमारा जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है दोबारा से चालू हो जाएगा। देखिए, चाबहार में हमारा नेवी का भी इंटरेस्ट है। हम चाबहार पोर्ट में अगर अपना कदम रखते हैं तो वहाँ से हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर नजर रख पाएंगे। नेवल कैप्टन श्याम से लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का रुख कर लेते हैं। रंजना, ये बड़ी खबर क्या है? ईरान ने यहाँ पर फिलहाल हमलों को लेकर बड़ा दावा किया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर कुवैत में
अमेरिकी बेस पूरी तरीके से निष्क्रिय करने का दावा किया गया। साथ ही बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ है। अब तक 560 अमेरिकी सैनिक तो मारे गए हैं या तो जख्मी हुए हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। तो बड़े दावे लगातार हमलों को लेकर किए जा रहे हैं। कैप्टन श्याम, जो कि जिक्र कैप्टन देवनाथ कर ही रहे थे, चाबार फोर्ट से कैसे भारत के जो हित है वो निहित है। तो भारत की स्थिति भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी वाली हो गई है कि एक तरफ तो इजराइल से आप हथियार खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से चाबार पोर्ट को लेकर आपका एक हित है वहां पर, और तीसरा अमेरिका से अब ट्रेड डील तो दुनिया देख ही रही है। उसको लेकर भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में भयावह है कि स्थिति किस तरीके से एस्केलेट होती जा रही है। देखिए, इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान में सबसे ज्यादा तबाही सुप्रीम कमांडर के साथ साथ उनके परिवार में भी आई। आयतुल्लाह अली खामेनी की इस हमले में मौत हो गई है। तो वहीं खबर यह भी है कि ईरान के 7 सबसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी इस हमले में मारे गए और खामेनी की बेटी, दामाद और एक पोती की भी मौत की खबर है। अमेरिका का टारगेट पूरा, ईरान में आया जलजिला। टूट गया था यूएस का सब्र, खोद दी खामनेई की कब्र। अचूक निशाना, मकसद पूरा, अमेरिका ने दुनिया हिला डाला। इजराइल को ढाल बनाकर अमेरिका का यह बदला दशकों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। खामनेई के खात्मे पर एक और पूरे ईरान में हड़कंप मचा है, तो दूसरी ओर खामनेई की फैमिली में भी भयंकर तबाही आ गई है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को काफी चोट पहुंचाई है। इजरायली हमले में खामनेई के साथ साथ उसके कई रक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई। आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में ईरान का कमांडर मोहम्मद पाकपुर, जिन्हें ईरान की जमीनी सेना और मिसाइल प्रोग्राम का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। ईरान के रक्षा मंत्री और पूर्व वायुसेना प्रमुख अजीज नासिर जादेह की भी मौत की खबर है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों के उत्पादन और हथियार हस्तांतरण के प्रभारी थे, जो खामनेई के सैन्य ब्यूरो के प्रमुख थे और 1989 से उनके सबसे करीबी सैन्य सलाहकार भी थे। अली शमखानी, खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव के भी हमले में मारे जाने की खबर है। रणनीति और खुफिया अधिकारी सालाह असदी, जो ईरान के मिलिट्री इमरजेंसी हेडक्वार्टर के खुफिया प्रमुख थे, इनकी भी हमले में मौत की खबर है। हुसैन जबल अमेलियन और रजा मोजफारी मिया, ये दोनों वैज्ञानिक और अधिकारी ईरान के उन्नत हथियार विकास संगठन से जुड़े थे। साथ ही ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी हमले की चपेट में आ गए और उनकी बेटी, दामाद और एक पोती की भी मौत की खबर है। फिलहाल ईरान में भयावह हालात हैं और उन सब के बीच मिडिल ईस्ट अब जंगी बारूद के जाल में उलझ चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब दुनिया एक और महायुद्ध का दंश झेलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।